हे गाइस, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो एज़ यू ऑल नो कि हमने एचपी टेट में केमिस्ट्री सेक्शन की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 है। तो शुरू करते हैं फिर आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एटॉमिक रेडियस डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो एटॉमिक रेडियस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं? क्या वो डिक्रीज़ करती है, इंक्रीज़ करती है, सेम रहती है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो देखो, जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट यानी कि अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज़ करती है। अब ये क्यों होता है? तो देखो, जैसे ही लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम शेल में ऐड होते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। जो एटम होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से जो साइज़ होता है एटम का वो डिक्रीज़ करता है। एटम का साइज़ डिक्रीज़ करता है तो ये एटम की एटॉमिक रेडियस भी क्या करती है? डिक्रीज़। सो व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करती है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये आंसर दिया हुआ है इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफ्यूजन ऑफ डैश इज़ पॉसिबल इन लिक्विड्स। तो इनमें से किसका डिफ्यूजन जो होता है वो लिक्विड में पॉसिबल होता है? सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। तो किसका डिफ्यूजन पॉसिबल होता है लिक्विड्स में? तो देखो, डिफ्यूजन सबसे पहले क्या होता है? डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन होता है वो होता है डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। पार्टिकल्स की मूवमेंट है, पार्टिकल्स की क्या है? मूवमेंट है फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जैसे ही पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के रीजन में मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो लिक्विड्स में, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि लिक्विड में इनमें किसका डिफ्यूजन जो होता है वो पॉसिबल होता है? तो लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये तीनों डिफ्यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखो, शुगर इन वाटर यानी कि सॉलिड इन वाटर, यानी कि सॉलिड का डिफ्यूजन हो रहा है लिक्विड में। ऑक्सीजन इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर मतलब गैसेस का वाटर में। और तीसरा आ गया आपका अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि लिक्विड का लिक्विड में। तो तीनों का डिफ्यूजन होता है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फिर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ अबव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following non-metal reacts and catches fire on exposure to air। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो एयर के कांटेक्ट में आते ही फायर कैच कर लेता है, कि यानी कि जिसके एयर के कांटेक्ट में आते ही आग लग जाती है, जिस नॉन मेटल में, वो हमें बताना है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपसे नॉन मेटल की बात की हुई है, नॉन मेटल की। तो अब देखो, एक ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो, फॉस्फोरस दिया है आपको, सल्फर दिया है, सोडियम दिया है, नाइट्रोजन दिया है, पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको नॉन मेटल की बात की है। बट अगर हम देखें तो जो सोडियम है, सोडियम इज़ ए मेटल। सोडियम क्या है? मेटल है। तो ये ऑप्शन तो आपका पहले कैंसिल हो गया, यानी ये वाला तो नहीं होने वाला है। अब ऑप्शन कितने बचते हैं हमारे पास? 3 ऑप्शंस बचते हैं। एक तो बचता है फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन नाइट्रोजन। अब देखो, इन तीनों में से जो फॉस्फोरस होता है ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही फॉस्फोरस एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें आग लग जाती है। जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जैसे ही फॉस्फोरस उसके साथ रिएक्ट करेगा तो इट कैचेस फायर। और जो ये सल्फर और नाइट्रोजन जो होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी फॉस्फोरस से कम होती है। ये रूम टेम्परेचर पे ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, रूम टेम्परेचर पे एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम may have the quantum number n is equal to 3 and l is equal to 0। तो हमें बताना है कि एक एटम में, ये आपको वैल्यू दी हुई है क्वांटम नंबर की, n is equal to 3 and l is equal to 0।
तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास ये सेम क्वांटम नंबर हो सकते हैं वो बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको एक हमने HP टेट की सीरीज़ की है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, तो उसमें मैंने क्वांटम नंबर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से करवाए हैं। तो आपने वो वीडियो देखनी है तो आपको ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो अभी हम इसे करते हैं। तो देखो आपको ये दिया हुआ है सबसे पहले n=3 एंड l=0। तो हमें पता है कि n क्या होता है आपका, n होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, ठीक है। और दूसरा दिया है आपको l=0, तो l क्या होता है, l होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। और मैंने आपको बताया था कि l की वैल्यू जो होती है वो sp_d, ये आपकी सबशेल है। तो जो एस सबशेल होती है उसके लिए एल की वैल्यू 0 आती है, पी के लिए 1 आती है, इसी तरह डी के लिए 2 आती है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है l=0, यानी कि किस सबशेल की बात हो रही है, एस की बात हो रही है। तो क्या आ गया हमारे पास 3s। अब 3s सबशेल आ गई, तो जो एस सबशेल होती है उसमें एक ऑर्बिटल होता है, एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है एंड वन ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर आ जाएगा फिर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सेम क्वांटम नंबर। तो जब n=3 दिया होगा आपको, l=0 दिया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के पास सेम क्वांटम नंबर होंगे, ये वैल्यू जो होंगी n=3 एंड l=0। ओके, so next question is, so option number C was your right answer for this question. So next question is question number 5. Some drugs bind to a site other than the active site of an enzyme. This site is known as, तो देखो कुछ बोला है कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट को छोड़कर दूसरी अदर यानी कि दूसरी साइट पे बाइंड करती है। तो उस साइट को क्या बोला है, साइट का नाम पूछा है आपसे, तो उस साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना है आपने। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड्स अपॉन। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो इनमें से किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे, दोनों ए या बी पे, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सबसे पहले कहता क्या है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, की जो पीरियोडिक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक नंबर का। तो फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, डिपेंड करता है आपके एटॉमिक नंबर पे। देखो ये दिया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फिर, ये डिपेंड करता है आपके एटॉमिक नंबर पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट इज यस, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ब्रोमीन इज़। तो ये आपको ब्रोमीन दिया हुआ है, इसमें आपसे न्यूट्रॉन का नंबर पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको टॉपिक वाइज जो सीरीज़ चली है क्वेश्चंस की उसमें बड़े अच्छे से ये वाले भी एक्सप्लेन किए हैं आपके सारे, आइसोटोप, आइसोटोन, न्यूट्रॉन का नंबर किस तरह से निकालना है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम कि अब देखो किसी भी एटम को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आगे कोई भी आइटम आपकी मान लो एक्स है और ये नीचे आता है इसका एटॉमिक नंबर जेड, जेड को कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये ऊपर आता है ए और ए डिनोट करता है, आप ए है ये, ओके। और ए डिनोट करता है मास नंबर को, मास नंबर, ठीक है। तो देखो जो जेड, अब ये जो जेड है यानी कि एटॉमिक नंबर, ये होता है आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। कि एटम में जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन का जितना नंबर होगा वही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। और ये जो मास नंबर होता है, तो मास नंबर जो होता है वो सम होता है आपका, सम होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो इस तरह से एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है हमें, तो करते हैं फिर। तो देखो ये दिया हुआ है ब्रोमीन 35 यहाँ और ऊपर 80, ठीक है, 80 है ये।
तो 35 क्या बताया, जेड, ये जेड ही आया ना आपका, इस तरह से रिप्रेजेंट किया था हमने एटम को। तो 35 यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये आपका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपके पास। और ये 80 ऊपर क्या दिया हुआ है आपके पास, मास नंबर दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा है आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर बताना है हमें, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि ये जो मास नंबर ए होता है आपका, मास नंबर ए होता है, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो कर दो आप, क्या जाएगा, न्यूट्रॉन का नंबर किसके बराबर आ जाएगा, फिर न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आपका मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू मास नंबर यानी कि ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जेड, ए माइनस जेड कर दो सीधे, ठीक है। तो ए कितना दिया हुआ है आपका, ब्रोमीन ये था ना आपके पास 35 और ऊपर 80, तो एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, यहाँ पे 35 है ये, ठीक है। और मास नंबर 80, तो ए माइनस जेड, ए कितना है 80 मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 35, 80 माइनस 35 कितने होते हैं 45। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो है वो इनमें से किसके एग्जाम्पल हैं, आइसोटोप हैं क्या, वो आइसोबार हैं, आइसोटोन है, तो इनमें से वो क्या है, क्या वो सभी हैं। तो देखो प्रोटियम ये होता है आपके, ये होता है प्रोटियम और ये होता है ड्यूटेरियम, ठीक है। अब वन बाय वन हम सबकी डेफिनेशन करेंगे कि ये क्या होते हैं। तो जो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप में क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर क्या होता है इनमें, सेम एटॉमिक नंबर सेम रहता है और आपका मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो सेम क्या रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है आइसोटोप में। जबकि हम आइसोबार की बात करें तो आइसोबार में आपका मास नंबर सेम रहता है, ओके। और जो आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन में न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम रहता है। तो अब देखते हैं प्रोटियम और ड्यूटेरियम में। तो देखो ये आ गया नीचे 1 और ये 1, ये आ गया यानी कि जेड यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे भी 1। तो एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है दोनों में सेम यानी कि 1 1। पर अगर हम मास नंबर देखें तो प्रोटियम में कितना है 1 और ड्यूटेरियम में कितना है 2। तो मास नंबर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये दोनों क्या आ गए, आइसोटोप हैं ये दोनों, हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं प्रोटियम और ड्यूटेरियम। यानी कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर सेम है जबकि मास नंबर इज डिफरेंट, मास नंबर अलग अलग है। तो क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये दोनों आइसोटोप हैं, ओके। सो ये आंसर है ए। और अगला क्वेश्चन अभी, डैश आर स्टेबल। तो इनमें से क्या स्टेबल होता है, सस्पेंशन, सॉल्यूशन या फिर कोलाइड्स या फिर दोनों। तो देखो सस्पेंशन, जो सस्पेंशन होता है इनमें पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा होता है, बड़ा होता है पार्टिकल का साइज़। जबकि हम सॉल्यूशन और कोलाइड की बात करते हैं तो इनमें पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ऑन स्टैंडिंग क्या होता है, ऑन स्टैंडिंग सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े बताए थे, लार्ज होता है पार्टिकल साइज़, तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। जबकि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस और कोलाइड्स होते हैं, इनके ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइड होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज़ स्मॉल होता है, छोटा होता है। तो ऑन स्टैंडिंग पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते, वो नीचे नहीं बैठते, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। देखो हम इसे, ये यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, इस तरह का ऑर्डर आता है पार्टिकल के साइज़ का। देखो सस्पेंशन का सबसे ज़्यादा है पार्टिकल का साइज़, फिर कोलाइडल सॉल्यूशन का आता है, फिर ट्रू सॉल्यूशन का सबसे कम आता है। और जो स्टेबिलिटी होती है सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है। और इसीलिए अब स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर आ गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया कि सस्पेंशन सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद आता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ज़्यादा स्टेबल होता है और ट्रू सॉल्यूशन इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा फिर इस क्वेश्चन का, ये देखो यही आ गया ना कि सिंस द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग वी कैन से दैट they are stable whereas suspension is unstable which settle on standing, okay. So option number
डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन और कोलाइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जबकि सस्पेंशन जो होती है वो स्टेबल नहीं होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड या फिर क्लोरोएस्टिक एसिड। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है सबसे पहले, तो किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने आसानी से उसमें से हम प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, कितनी आसानी से प्रोटॉन वो दे देता है, तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड को। तो देखो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आता है इस तरह से। देखो ये ट्राइक्लोरो मीन्स 3 क्लोरीन लगे हैं यहाँ पे, 3 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं। ठीक है, ये आ गया एस्टिक एसिड, ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। अब जैसे ही इसमें से प्रोटॉन निकाल देंगे इसमें से, तो क्या बच जाएगा आपके पास? इस तरह से आ जाएगा ना, ये 3 क्लोरीन लगा दो यहाँ पे, और प्रोटॉन निकालने के बाद ये COO नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन के ऊपर। अब देखो 3 क्लोरीन एटम है, तो ये तीनों क्या लगा रही हैं? -I इफेक्ट लगाएंगी तीनों क्लोरीन एटम। तो -I इफेक्ट लगा के ये जो नेगेटिव चार्ज होता है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देती हैं। जो कार्बोक्सिलेट आयन बना हमारे पास, ये बना ना कार्बोक्सिलेट आयन, तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है, तो एस्टिक एसिड में 3 क्लोरीन एटम है, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देती है। इसलिए ये इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये जो ऑप्शन दिए आपके पास, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। बिकॉज अगर हम बाकी ऑप्शंस में देखें तो जो एस्टिक एसिड है इसमें तो एक भी क्लोरीन एटम नहीं है। डाइक्लोरोएस्टिक एसिड में 2 हैं क्लोरीन एटम, और क्लोरोएस्टिक एसिड में कितनी है? 1 है क्लोरीन एटम, और ट्राइक्लोरो में 3। तो 3 क्लोरीन जो है ज़्यादा -I इफेक्ट यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट लगा रही है, और जो नेगेटिव आयन बन रहा है आपके पास, जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे स्टेबलाइज करती है। इसलिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल आ गया आपका? ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। So option number A will be your right answer for this question. So next question is, yes, oxidation state of chromium in K2Cr2O7। तो ये दिया हुआ है आपको, तो इसमें आपको निकालनी है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखो करते हैं फिर इसे हम। ये पोटाशियम डाइक्रोमेट दिया है आपको, K2Cr2O7। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो हमें पता है सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, जबकि जो पोटाशियम होता है, पोटाशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। ठीक है, +1। तो सॉल्व करते हैं अब इसे। तो देखो पोटाशियम का कितना बताया मैंने आपको? +1। अब 2 पोटाशियम दिए हुए हैं हमें, 2 पोटाशियम दिए हैं, ये देखो K2। ठीक है, तो ये आ गया 2 × +1। इसी तरह क्रोमियम का हमने निकालना है, और क्रोमियम भी कितने दिए हैं आपके पास? 2 दिए हैं। तो पहले प्लस का साइन लगाओ यहाँ पे, और ये 2 क्रोमियम दिए हैं आपको, और क्रोमियम का हमें क्या करना है? कैलकुलेट, इसलिए इसे मान लो X। और फिर कितना आ गया? प्लस ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन दिए हैं, और ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया -2 क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और इक्वल टू कर दो इसे 0, इस सबको 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, अब 2 × +1 कितना हो गया? 2 + 2 × X, 2X आ गया, और 7 × -2 यानी -14 = 0 करो। ठीक है, अच्छा अलग पेज पे करते हैं इसे। तो क्या आ गया हमारे पास? ये आया ना 2 + 2X -14, यहाँ पहुँचे थे हम, और = 0। तो हमें निकालना है क्रोमियम का। ये X को हमने क्रोमियम माना है, तो ये चलो ये 2 है और ये -14 है, तो कितना आ गया? 2X - 12, 14 में से दोगे 12, और = 0 कर दो। तो 12 को दूसरी साइड ले जाओ, ये आ गया 12, और ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था 2, और ये 2 × 6 = 12, तो क्या आ गया? 6। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे जो आया, रुको, ये जो आया 2X, रुको वेट, ये हाँ, ये जो 2X = 12 जो आया था यहाँ पे, ये आया था आपके 2 क्रोमियम का, 2X यानी कि 2 क्रोमियम एटम का आया था ये। पर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, हमें एक की बतानी है, इसलिए हमने क्या किया? X का निकाला, और X का कितना आ गया? +6 आ गया। ओके, सो ऑप्शन नंबर D विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कितना आ गया?
क्रोमियम का आ गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ओके, सो ये आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और हाँ, अगर आपने जो हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन की भी सीरीज़ शुरू की है तो उस सीरीज़ के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करो ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं एचपी टेट के लिए। और मिलते हैं हम नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।